वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर, जीएस प्लस करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। बाकी इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर जो भी नया टेस्ट आएगा आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। पहला प्रश्न है, खगोल पर्यटन के अलावा उत्तराखंड सरकार निम्नलिखित में से किस अन्य प्रकार के पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है? इनमें से वृक्ष पर्यटन, ऐतिहासिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन। खगोल पर्यटन के अलावा उत्तराखंड की सरकार साहसिक पर्यटन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बी है इसका आंसर। खगोल पर्यटन के अलावा उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन पर भी जोर दिया जा रहा है, जिससे यह साहसिक गतिविधियों में रुचि रखने वालों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय की तलहटी, सियाचिन ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, बंदरपूछ शिखर। देखिए गंगा निकलती है गंगोत्री से, और यमुना निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, जो है बंदरपूछ पर्वतमाला के पश्चिम में। तो अगर यहाँ डी आंसर नहीं होता तो ए भी आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ सबसे अच्छा उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो निचली हिमालय पर्वतमाला में बंदरपूछ पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम किनारे पर 6387 मीटर की ऊंचाई पर यमुनोत्री ग्लेशियर में है। तो सबसे अच्छा आंसर क्या है? डी। यमुना नदी की कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? इनमें से यमुना जो खुद गंगा की सहायक नदी है, और इसमें यमुना की सहायक नदियों का जो पेयर है वो है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ऑप्शन नंबर बी वाला। तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन यमुना की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। यमुना जो, ठीक है, जो यमुना के प्रवाह में योगदान देती हैं ये सारी नदियां, और आगे जाकर यमुना मिल जाती है गंगा में। राजस्थान में प्लॉट पट्टेदारों को वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाने की आवश्यकता का उद्देश्य क्या है? भूजल स्तर को बढ़ाना, वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, संपत्ति करों को कम करना, सड़क अवसंरचना में सुधार करना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, भूजल स्तर को बढ़ाना। देखिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं का लक्ष्य जल संरक्षण करना तथा वर्षा जल संचयन के माध्यम से भूजल स्तर को बढ़ाकर जल की कमी को दूर करना है। पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी सार्वजनिक पद पर रोजगार के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है? अनुच्छेद 14, 15, 16, 17। देखिए 12 से 35 तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इसमें मूल अधिकार हैं। ठीक है, एक अनुच्छेद में क्या क्या है सभी को पता होना चाहिए। अवसर की जो समानता है वो है अनुच्छेद 16 में, तो सी है इसका आंसर। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है वो 17 में है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, 15 में क्या है, 16 में क्या है, 17 में क्या है? 17 में है सभी प्रकार की अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है, यानी अनटचेबिलिटी को। और किसी भी सार्वजनिक पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 में क्या है, किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म के आधार पर, उसकी जाति के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर, उसके जन्म स्थान के आधार पर, उसके मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 14 में क्या है, किसी भी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समानता यानी कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। गेहूं उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। गेहूं रबी की फसल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब भारत में शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य हैं। गेहूं रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, ये सब पता होना चाहिए आपको। गेहूं रबी की ही फसल है, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब भारत में शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य हैं। दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो गेहूं जो है भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तथा देश के उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भागों में प्रमुख खाद्यान्न फसल है। गेहूं रबी की फसल है, जिसे परिपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज धूप की आवश्यकता होती है। हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों
खासकर गेहूं की वृद्धि में योगदान दिया। और विश्व में 3 गेहूं उत्पादक देशों की बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन, दूसरे पर भारत और तीसरे पर रूस। और भारत में 3 शीर्ष गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरा है पंजाब। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी किरण खाद्य विकिरण में उपयोग की जाती है? बीटा विकिरण, गामा विकिरण, अल्फा विकिरण। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, गामा विकिरण। देखिए, खाद्य विकिरण भोजन और खाद्य उत्पादों को आयनकारी विकिरण जैसे कि गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन किरणों और एक्सरे के संपर्क में लाने की प्रक्रिया है। भारत में विकिरणित खाद्य पदार्थों को परमाणु ऊर्जा नियम 1996 के अनुसार विनियमित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य नहीं है, पूछ रहा है। महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, लेकिन बिहार नहीं है। यही आंसर है डी। भारत में प्याज उत्पादन, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक देश है, पहला है चीन। ठीक है। और भारत वर्ष भर उपलब्ध तीखे प्याज के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें भारत में तो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं भारत के भीतर। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के तहत कितनी खरीफ फसलें अनिवार्य हैं? खरीफ फसलों के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं वो पता होना चाहिए। रबी की फसलें पता होनी चाहिए। तो खरीफ के अंदर जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वाली फसलें वो हैं 14 और रबी के लिए हैं 6 और वाणिज्यिक हैं 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी। एमएसपी वह गारंटीकृत राशि है जो किसानों को तब दी जाती है जब सरकार उनकी उपज खरीदती है। अनिवार्य फसलों में खरीफ सीजन की 14 फसलें, रबी सीजन की 6 फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। इस चीज को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है, पूछ रहा है। जो तो रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, मटर भी रबी की फसल है, तीनों की तीनों रबी की फसल है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा डी। नहीं है पूछ रहा था ना। रबी फसलें, ये फसलें जो हैं अक्टूबर में शुरू होने वाले मानसून और पूर्वोत्तर मानसून के मौसम के आसपास बोई जाती हैं तथा इन्हें रबी या सर्दियों की फसलें कहा जाता है। इन फसलों की कटाई आमतौर पर गर्मी के मौसम में अप्रैल से मई के दौरान होती है। ये फसलें वर्षा से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती। रबी की प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, मटर, जौ। तो तीनों की तीनों हैं, उसमें नहीं पूछ रहा था इसलिए डी आंसर है। रबी की फसलों के बीजों के अंकुरण के लिए गर्म जलवायु और फसलों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के लिए 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की सब्सिडी देने का वादा किया है? राजस्थान की सरकार, गुजरात की सरकार, बिहार की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की सरकार। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने अपनी 5 वर्षीय हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी, जिसमें वर्ष 2028 के लक्ष्य के लिए पर्याप्त क्षमता को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी कार्यक्रम के लिए 50.4 बिलियन रुपए निर्धारित किए हैं, यानी 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर। यह नीति भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन तक पहुंचने के लक्ष्य का 5वां हिस्सा पूरा कर लेगी। प्रोजेक्ट प्रवीण एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट प्रवीण ये उत्तर प्रदेश का ही है, ए है इसका आंसर। प्रोजेक्ट प्रवीण को वर्ष 2022-23 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और ये उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यूपी का एग्जाम है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राष्ट्रीय कौशल विकास निगम 2014 का नहीं है, 19 का नहीं है, 15 या 16 में से किसी एक का है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यह है वर्ष 2015, ऑप्शन नंबर बी।
तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य है कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में क्षेत्रों और राज्यों में अभिसरण बनाना। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट PDF सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। ये सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कुछ कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा, कोड के अनुसार आंसर करना है। चार कथन है बड़े बड़े। पहला कथन है, भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यों की संस्था है। लोकसभा के चुनाव है, आने वाले एग्जाम्स में चाहे यूपी का हो, यूपी PCS हो, उत्तराखंड PCS हो या RO की परीक्षा हो, निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग से संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो भारत का निर्वाचन आयोग एक 5 सदस्य संस्था है क्या? देखिए 5 सदस्य संस्था तो है नहीं है, इसमें 3 लोग होते हैं। एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, और 2 होते हैं उसके साथ अन्य चुनाव आयुक्त, तो टोटल हो गए 3। निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनावों के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधी विवादों को सुलझाता है क्या? निर्वाचन आयोग भारत का नवीन पंजीकृत दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है क्या? बिल्कुल चुनाव चिन्ह देता है, डी सही है, मतलब चौथा वाला सही है। और निर्वाचन आयोग मान्य राजनीतिक दलों के विभाजन विलय संबंधी विवादों को सुलझाता है, ये भी ठीक है। और निर्वाचन आयोग आम चुनाव तथा उपचुनावों के प्रवर्तन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है, तीसरा भी सही है। पहला गलत हो गया, इसमें पूछा क्या गलत, सही पूछा है। तो 2, 3, 4 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 किस में है? बी में है, क्योंकि पहला तो है गलत, तो जहाँ जहाँ एक है उसको हटा दीजिए, उससे सारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो भारत में निर्वाचन आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय भारतीय संविधान द्वारा स्थापित सीधे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए है। और वर्ष 1950 में अपनी स्थापना के बाद से 15 अक्टूबर 1989 तक चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलकर एक एकल सदस्य निकाय के रूप में कार्य किया, ठीक है। बाद में 2 और हो गए, टोटल ये 3 हो गए। 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। और इसी के चलते 2 और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। तो पहला वाला जो है वो गलत है, यानी 5 नहीं होते, इसमें 3 लोग होते हैं। इसकी शक्तियां और कार्य की बात करें तो संसद राज्य की विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। चुनाव आयोग आम चुनावों और उपचुनावों दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है, तो दूसरा वाला सही हो गया। चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवादों का समाधान करता है, तो तीसरा सही हो गया। और भारत का चुनाव आयोग नए पंजीकृत दलों के लिए चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, तो चौथा वाला भी सही हो गया, पहला वाला गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। GI टैग भौगोलिक संकेतक या इंग्लिश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 यहाँ पर कौन सा सही होगा इसमें? GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति है। एक पंजीकृत GI 15 वर्षों के लिए वैध है। कई बार हमने इस पर चर्चा की है, 15 नहीं बल्कि 10 वर्षों के लिए वैध है ये, तो गलत है दूसरा वाला। जहाँ जहाँ 2 है उसको हटा दीजिए, केवल पहला ही सही है इस पर। तो भौगोलिक संकेतक या GI टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित होते हैं। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ही पंजीकृत उत्पाद के नाम का उपयोग करने की अनुमति है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है, न कि 15 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए, कुछ भी लिखा सकता है। तो 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।